नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का फर्स्ट पेपर है, इसमें हम मेवाड़ और सल्तनत काल वाले संबंधित पढ़ रहे हैं। हमने मोकल तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। देखिए, राणा कुंभा जो है, वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट आपके कोई सिलेबस में टॉपिक नहीं है। दिल्ली सल्तनत के दृष्टिकोण से राणा कुंभा आपके टॉपिक के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के साथ राणा कुंभा का ऐसा कोई विवाद नहीं है। ये गुजरात और इधर मालवा, इनके साथ ही जो है राणा कुंभा का युद्ध होता है, इनके साथ ही संघर्ष चलता है, और नागौर वाले के साथ। तो फिर राणा कुंभा किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? आपके जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, उसमें कला और संस्कृति के अंदर, आर्ट कल्चर के अंदर, जब वहां किले, महल, साहित्य, वो जब टॉपिक आते हैं, तो वहां राणा कुंभा के समय की निर्मित ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो इसलिए राणा कुंभा का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कई विद्यार्थी पूछते भी हैं कि सर, राणा कुंभा का टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है। ये इस रूप में सिलेबस है कि दिल्ली सल्तनत के दृष्टिकोण से आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों से कोई इनका कोई ऐसा रहा ही नहीं जो युद्ध वगैरह या विरोध वगैरह राणा कुंभा का। लेकिन स्थापत्य कला की दृष्टि से, साहित्य कला की दृष्टि से राणा कुंभा का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हो सकता है कभी वो राणा कुंभा के कोई युद्ध वगैरह से संबंधित भी चीजें पूछ ले। तो इसलिए हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। और राणा कुंभा का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है। जितने भी जो भी टॉपिक वगैरह हैं, उनमें सबसे बड़ा टॉपिक अगर देखा जाए तो वो राणा कुंभा का ही है, क्योंकि काफी चीजें हैं, फैक्ट इसमें ज्यादा हैं। साहित्य, स्थापत्य, इनके जो विद्वान थे, दरबारी विद्वान, मंडन जैसे, जिन्होंने, मंडन ने भी कई ग्रंथों की रचना की, तो काफी चीजें हमें देखनी होगी। तो राणा कुंभा का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक रहा है? 1433 से 1468 तक। मैंने आपको मोकल के बारे में बता दिया था। थोड़ी सी कहानी आप समझ लीजिए। मोकल कब से कब तक था? 1421 से 33 तक। यहां ये मंडोर है और यहां है चित्तौड़। अब क्या होता है कि मोकल की हत्या कर दी जाती है चाचा और मेरा के द्वारा। चाचा और मेरा के द्वारा। अब देखिए, आप में से कई विद्यार्थियों के जो कमेंट इतने जबरदस्त आते हैं। अभी जैसे कमेंट कई कर रहे थे, विद्यार्थी आते रहते हैं कि सर, आप पढ़ाते हो, हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात युद्ध भूमि के अंदर ही हम बैठे हैं और वहीं से कोई युद्ध संचालित हो रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है। मेरी कोशिश यही रहती है पूरी कि मेरी ओर से मैं जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है उतना आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सही फैक्ट होते हैं, सारे तथ्य बिल्कुल सही हैं जो भी मैं बता रहा हूं, और उसके साथ आपको ये चीज भी समझ में आ जाए और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी आए। ये मेरा मुख्य प्रयास रहता है। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, दिल लगा के, मन लगा के। सेकंड ग्रेड में जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन देखिएगा कि मतलब क्या दिन होगा वो आपकी जिंदगी का। और मेरे लिए भी वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। तो मोकल की जो हत्या है वो चाचा और मेरा के द्वारा कर दी जाती है। और अब गद्दी पर, यहां पर मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा? राणा कुंभा। अब जब मोकल की हत्या हो गई और कुंभा अभी बच्चा है, तो सारा शासन भार जो है वो चूंकि पहले से ही कौन संभाल रहा था? रणमल। अब रणमल का प्रभाव और अधिक हो जाता है। प्रभाव अब चूंकि ऐसे हो गए कि ये मारवाड़ है पूरा, ये तो इसका है ही है, और इसके साथ साथ इसने मेवाड़ के अंदर भी अपने राठौड़ सरदारों को भर्ती किया था। तो जब राठौड़ों को भर्ती करता गया, जो मेवाड़ वाले थे सरदार, उनको ये करता गया साइड में, तो निश्चित रूप से उनमें विरोध तो होगा कि आखिर ये रणमल क्या चाहता है। और जो ये चाहता था, लोगों को शंका तो हो रही थी कईयों को कि ये रणमल का क्या प्लान है, ये अपने वाले सरदार यहां भर्ती क्यों कर रहे हैं, जो अपने आदमी है राठौड़। क्या यहां ऐसे योग्य लोग हैं? नहीं, बहुत हैं, लेकिन ये यहां वालों को तो साइड में हटा रहा है। और उसी दौरान क्या होता है कि रणमल, जो राणा लाखा का बेटा था चुंडा, जो कि मालवा की तरफ यहां से निकल गया था, उस चुंडा का कोई भाई होता है राघव देव सिसोदिया। राघव देव सिसोदिया। उस राघव देव की हत्या कर देता है कौन? रणमल। अब दरअसल वो कुछ घटनाक्रम, हालांकि अब आपके काम के नहीं है वो कहानी क्या हुई थी, क्यों मारा था, लेकिन फिर भी चलो, अब बात जब मुंह से निकल ही गई है तो आपको बता देते हैं।
नहीं तो फिर आपके मन में रहेगा कि सर वो कहानी क्या थी, अब जो है वो क्या बताने वाले थे। देखिए, ये जो रणमल वगैरह है और ये राघव देव है, ये कोई इधर उधर आक्रमण वगैरह कोई होता है, ये घटना होती है, तो वहां वहां कुछ महिलाएं इनको मिलती है जो जिन पर ये हमला वगैरह करते हैं। तो रणमल उन महिलाओं को अपने हरम में लाना चाहता था, और राघव देव इस चीज का विरोध करता है कि रणमल, तुम्हें ये करने का कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं के मान सम्मान है, इनको वापस उनके वहां पहुंचाओ जहां से लाए हों। तो चूंकि जो ये रणमल था, इसके साथ लोग ज्यादा थे, इसी के सरदार थे सारे राठौड़, तो ये वहां जो जोश में और गुस्से में राघव देव की हत्या कर देता है। अब हंसाबाई जो थी, वो हालत ये देख रही है कि पहले इसका बेटा मोकल है वो मारा गया, मोकल के बाद में चुंडा का भाई राघव देव था वो भी मारा गया। इसके मन में शंका होने लग जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो अब हंसाबाई को लगता है कि मेरा जो पोता है, पोत्र कुंभा, इसकी भी जान को कहीं ना कहीं खतरा है। तब ये चुंडा को बुलावा भेजती है और चुंडा आ जाता है। इस तरह से एक घटनाक्रम है। अब चुंडा वापस आ जाता है। रणमल खुल्लम खुल्ला अपनी बात को जाहिर नहीं कर रहा है कि इसके मन में चल क्या रहा है। ये वास्तव में मेवाड़ के लिए वफादार है या इसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है। तो अब इसी क्रम में क्या होता है, अब जब राणा कुंभा गद्दी पर बैठता है, एक 12-13 साल का छोटा सा बच्चा है, लेकिन जो इसको बच्चा समझने की गलती करेगा वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। राणा कुंभा जब गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले कुंभा का यह काम था अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, यानी किससे? चाचा और मेरा से। तो अब ये सारे लोग आपस में मिल जाते हैं, रणमल, चुंडा और राणा कुंभार, और ये क्या करते हैं, इस चाचा और मेरा को पकड़ते हैं और इनको मार गिराते हैं। तो रणमल ये कहते हैं कि अरे वाह कुंभा, तुमने अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया, तुमने चाचा और मेरा को मार दिया। तो राणा कुंभा कहता है कि नहीं, अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। कैसे? क्या चाचा और मेरा को मैंने मार दिया, तो चाचा और मेरा के जो इनकी संतानें हैं, महपा और एका पंवार, अगर उनको भी मैंने नहीं मारा तो भविष्य में ये वापस आकर के मुझसे बदला लेंगे, जैसे मैंने इनके बाप से बदला लिया था। इनके पिताओं ने मेरे पिता की हत्या की तो मैंने इनकी हत्या कर दी। अब ये मेरे से भविष्य में बदला लेंगे क्योंकि मैंने इनके पिताओं को मारा है। तो जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करना जरूरी है। तो कहा चलो फिर, और ये भी देखते रह गए कि यार बच्चा बड़ा जोरदार है। तब महपा और एका पवार भाग करके और इधर मालवा की तरफ चले जाते हैं। मालवा का सुल्तान जो है उस समय होता है महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट। अब ये खिलजी, वो खिलजी वालों से आप मत समझ लेना दिल्ली वालों से। अब ये यहां वाला सुल्तान अलग है, ये दूसरा खिलजी है, ये महमूद खिलजी। इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है उसमें। तो अब ये महमूद खिलजी के पास जब चले गए भाग करके, तो राणा कुंभा इस महमूद खिलजी को कहता है कि अरे ओ खिलजी, वो जो मेरे पिता के हत्यारों के बच्चे तेरे पास जो भाग के आए ना, उनको मेरे पास सौंप दे तुम। महमूद खिलजी एक मजबूत सुल्तान था। इसने ये देखा कि जो राणा कुंभा तो एक बच्चा है और वैसे भी इनके अव्यवस्था ही फैली हुई है, क्योंकि पहले था राणा मोकल, उसकी भी व्यवस्था ऐसी सी रही, उसकी मृत्यु हो गई, हत्या हुई। अब राणा कुंभा भी बच्चा है, तो ये सोचता है कि क्या है, ये बच्चा ही तो है, इसको मार गिराते हैं। इनमें आपस में युद्ध होता है 1437 में। कौन सा युद्ध होगा? सारंगपुर का युद्ध। और इस महमूद खिलजी ने सोचा भी नहीं होगा कि राणा कुंभा इतना खतरनाक निकलेगा। इनमें युद्ध होता है और महमूद खिलजी की पराजय होती है, महमूद खिलजी हार जाता है। वीर विनोद जो ग्रंथ है, किसने लिखा था? श्यामलदास ने, कवि राजा श्यामलदास। उस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार तो श्यामलदास जी ये कहते हैं कि कुंभा इस मालवा के सुल्तान को बंदी बना करके लेके आ गया था अपने पास, और 6 महीने तक बंदी बना के रखता है, यहां तक वो कहते हैं। तो जो भी बात है, तो राणा कुंभा वापस आता है और इस विजय की स्मृति के तौर पर यहां पर चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। चूंकि वो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ वो एक ही नाम है, मूल रूप से तो उसको कीर्ति स्तंभ ही कहते हैं, लेकिन चूंकि वो विजय की स्मृति में बनवाया गया था, तो यानी ये जो युद्ध था, इस युद्ध को विजय किया किसने? राणा कुंभा ने। तो चूंकि विजय की स्मृति में था, इसलिए उसको विजय स्तंभ भी कहने लग गए।
तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ वो एक ही बात है, उसका निर्माण करवाता है राणा कुंभा 1438 में, और फिर कई वर्षों तक वो चलेगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये राणा कुंभा का एक, अभी हम वो चीज देख रहे हैं जो राणा कुंभा के युद्ध से संबंधित है। तो राणा कुंभा इस युद्ध में विजित होता है और हर जगह राणा कुंभा की जो ख्याति है, प्रसिद्धि, वो फैलती है। अब इधर ये जो है रणमल, इसके मन में अभी भी वो चल रहा है कि यार कैसे करके मैं इसको राणा कुंभा को हटाऊं ताकि ये मेवाड़ मेरा हो जाए। अब देखिए रणमल शक्तिशाली बहुत था। शक्तिशाली मतलब इंडिविजुअल रूप से भी ये खुद भी बहुत शक्तिशाली था। कहते हैं कि ये अकेला 100 सैनिकों को परास्त कर देता था। 100 सैनिकों पर भी भारी पड़ता था रणमल, हाथी जैसे शरीर का, और बहुत बलवान और ताकतवर था। शराब भी किस में पीता था, जो बड़ी बड़ी मटकियां होती थी उनमें ऐसे गड़ 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 करके जैसे ऊंट पानी पी रहा हो। इस रणमल की एक लवर थी, प्रेमिका, जिसका नाम था भारमली। और ये भारमली जो थी, ये राणा कुंभा की जो माता थी सौभाग्यवती, उसकी दासी थी। अब रणमल यहां आया हुआ था मेवाड़ में, और महिलाओं की तरफ इसकी थोड़ी विशेष क्या थी, रुचि थी, इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही था इसको महिलाओं में। तभी वो यहां वाला जो पहले वाली घटना बताई है राघव देव के समय की, कि कहीं और महिलाएं इनको हाथ लगती है, ये उनको अपने हर में लाने की कोशिश करता है। राघव देव कहता है कि ये चीज हमारे मेवाड़ के खिलाफ है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम इस तरह की हरकत नहीं करते कभी। तो वो घटनाक्रम था। अब ये भारमली से कुछ विशेष ही लगाव था, इसका मन का थोड़ा सा प्रेम था। अब भारमली और रणमल शाम को मिले, और रणमल को जो है भारमली शराब पिला रही है। वो गिलास में, शानदार शाही गिलास में, लो साहब लो, हुक्म पियो, लो हुक्म पियो। जब आदमी ज्यादा पी लेता है तो फिर उसके अंदर का जो मन की बातें हैं वो बाहर आने लगती है, उसके दिल का दर्द बाहर आने लगता है। रणमल भारमली को बात करते करते ही कहता कि भारमली सुन, कि जी हुक्म। भारमली तुझे एक दिन मैं मेवाड़ की महारानी बनाऊंगा। अब एक दासी, जिसको किसी रानी के या राजकुमारी या राजमाता के बराबर बैठने का भी अधिकार नहीं है, उसको अगर यह कहा जाए कि तेरे को मैं जो है वो क्या बनाऊंगा, एक दिन मेवाड़ की महारानी बनाऊंगा, तो निश्चित रूप से जैसे मान लो इसके तो हो गई। अब जैसे मान लो आपके पास कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, कोई भी जो आपकी फेवरेट है, मान लीजिए ऐश्वर्या राय है या कोई श्रद्धा कपूर है, कोई भी एक्ट्रेस है, और कभी आपके पास में ऐसे फोन आ जाए, आपका नाम जैसे रामलाल है, जो ही आपने फोन उठाया, आप कर रहे हो रीट की तैयारी, यस इसकी आरपीसी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अचानक आप अपने कमरे पे बैठे और अचानक फोन आए, हेलो कौन है? तो उधर से बोले हाय, आई एम श्रद्धा। कौन श्रद्धा? श्रद्धा कपूर बोल रही हूं मैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस? मैं आपसे शादी करना चाहती हूं और आपको पसंद करती हूं। इतने में रामलाल हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। तो ये जब इतनी शॉकिंग न्यूज किसी को मिले, तो भारमली की हालत तो वही थी। तो भारमली ने कहा, ऐसा लगाता है कि हुक्म ने ज्यादा पी ली है। अरे हुक्म कोई बात नहीं, अरे अरे तेरे को क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? अरे हुक्म आप रहने दो, आप थोड़ा पियो और पीते। अरे तू सुन मेरी बात, पर ये होगा कैसे हुक्म? तो रणमल कहता है कि तूने देखा है ना, ये जितने भी जो मैं राठौड़ सरदार भर्ती कर रहा हूं पूरे मेवाड़ में। तो भारमली कहती, हुक्म आप तो बहुत भले आदमी हो, सही हो। अरे कौन सा भला, काहे का भला? मैं राठौड़ मेरे इसलिए भर्ती कर रहा हूं कि मैं रातों रात सब कुछ यहां पलट कर रख दूंगा, तो यहां का कोई सरदार रहेगा ही नहीं, कोई विश्वास पात्र, सब मेरे ही आदमी होंगे। तो जो भी मेवाड़ की गद्दी पर बैठा है उसको हटा के, उसको मार करके, हटा के नहीं, मार करके, और मैं मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाऊंगा और तू बनेगी मेवाड़ की महारानी। भारमली का खोपड़ा हो गया खराब, दिमाग खराब, क्योंकि सौभाग्यवती की दासी थी ये, तो मेवाड़ के लिए भी इसके मन में कुछ चीज थी। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि महिलाओं के कोई राज जो है वो कभी बचता नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और महाभारत काल के अंदर भी एक प्रसंग आता है, जब कुंती को लास्ट में यह पता चल गया था कि कर्ण उसका पुत्र है, वो इसके पास में जाती है और बोलती है इसको, कर्ण को, कि तेरे 5 भाई हैं और तेरे से विनती करती हूं कि तू उनको मत मारना। कर्ण को जाके इसने बोल दिया, लेकिन अपने जो 5 बेटे थे दूसरे, उनको नहीं बताया कि कर्ण तुम्हारा भाई है।
जब सबकी मृत्यु हो गई, ये जो करण वगैरह ये सब मर गए, और जब इनका वो जो पिंडदान वगैरह करते हैं, जो उस टाइम का वो एक घटनाक्रम आता है, तो जब पिंडदान करने की बारी आती है तो कुंती बार बार अपने बेटों को फोर्स करती है कि भाई बड़ा बेटा जो होता है युधिष्ठिर की, तुम करो तुम करो। वो कहता है माता हम क्यों करें, ये तो हमारा शत्रु है। तब लास्ट में कुंती बताती है कि नहीं, ये भी कौन्तेय ही है, कौन्तेय का मतलब मेरी ही संतान है। तो पांचों भाई देखने लग जाते हैं। तब भगवान कृष्ण वही होते हैं, वो बात को संभालते हैं कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, दरअसल ये हुआ था। और जो ऋषि थे दुर्वासा, वो इस तरह से एक वरदान देके गए थे कि जिस देवता का स्मरण करोगी वो देवता तुम्हारे घर में आ जाएगा। कुंती का उस समय विवाह हुआ नहीं था, तो कुंती ने देखा ऐसा कोई वास्तव में थोड़ी होता है, देवता का स्मरण करूं और वो मेरे जो है आ जाएगा घर में। तो फिर वो सूर्य देवता का स्मरण करती है और सूर्य देवता पुत्र के रूप में उसके गर्भ में आ जाते हैं। तो फिर वो विवाह से, चूंकि पहले पुत्र होता है और विवाह से पहले पुत्र होना अच्छा नहीं माना जाता, तो उसको कहीं जो है वो पानी में बहा देती है। फिर वो आगे की चलो दूसरी बात है। तो वहां युधिष्ठिर कहता है कि माता तुम्हारे इस राज के कारण ये इतना बड़ा संहार हो गया, भाई के हाथों भाई मारा गया। अगर तुम पहले हमें बता देती तो हम अपने भाई का वध कभी नहीं करते। तब युधिष्ठिर अपनी माता कुंती को शाप देता है कि माता मैं आज समस्त नारी जाति को शाप देता हूं कि वो अपने दिल में कभी भी कोई राज नहीं पचा पाएगी। तो लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से कभी भी किसी महिला के कोई राज पचता नहीं है, वो किसी ना किसी को कहती जरूर है, ऐसा लोग कहते हैं। मेरा मत सोचना कि मैं कह रहा हूं, मेरा कुछ नहीं कह रहा मैं लोगों की बात बता रहा हूं कि तो, और इतिहासकार वगैरह जो हैं वो। अब भारमली जो है उसने ये राज किसको बता दिया, सौभाग्यवती। बताया भी तो किसको बताया, राणा कुंभा की माता को। सौभाग्यवती ने, अब चूंकि ये सारंगपुर युद्ध के बाद का घटनाक्रम है, ये 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है, तो उसके बाद का घटनाक्रम है ये। सौभाग्यवती ने किसको बुलाया, चुंडा को बुलाया, और बुलाया इसको, चुंडा अभी भी जिंदा है जब, और किसको बुलाया, कुंभा को। कुंभा की उम्र लगभग 17 साल के आसपास होगी, 12 5 17, तो 34 35 36 37, मतलब लगभग 16 17 साल के आसपास की उम्र है राणा कुंभा की। इधर चुंडा है। तो सौभाग्यवती ने बताया कि भाई मामला तो यहां ये हो रहा है। तब कुंभा कहता है कि अरे हमने तो सोचा था इतना वफादार आदमी है, लेकिन ये तो क्या निकला, अजगर निकला। तब चुंडा और कुंभा मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये तो हाथी जैसा है, अपने तो आमने सामने अगर भिड़ेंगे तो अब ये मार देगा अपने को। तो फिर, और बाकी अगर विरोध अपने करेंगे तो सारे इसने राठौड़ भर्ती कर रखे हैं, अपना साथ कोई नहीं देगा। तो क्या करें, षड्यंत्र करने वाले को षड्यंत्र के तरीके से ही मारा जाएगा। अब वापस किसको पकड़ेंगे, शेर को जब जंगल में पकड़ना होता है तो बकरी का, भेड़ का या किसी पशु का इस्तेमाल होता है, और यहां इस हाथी को अगर पकड़ना है तो किसका इस्तेमाल होगा, इस भारमली का। राणा कुंभा और चुंडा मिलके और भारमली का ब्रेन वॉश करते हैं। अब इसका है तो लवर, इसके बाद तो नहीं पची थी, लेकिन है तो लवर ही है इसका, रणमल। भारमली को ये कहते हैं कि तुझे कैसे ही करके और इसको, हमें इसको जान से मारने में सहयोग करना है। अब लवर को मारने के लिए सहयोग करना, भारमली ने कहा देखो जी मैंने बात बता दी, मेरे पची नहीं, मुंह से निकल गई बात, लेकिन अब देखो है तो मेरा आशिक ही, अब तुम इसको ऐसे मरवा रहे हो मेरे हाथों से। क्या नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस इसकी शराब में ये थोड़ा सा जहर दे देते हैं और तुझे इसको शराब पिलाए रखना है, और इसको जहर जो है वो थोड़ा थोड़ा मिलाना है, ताकि ये हाथी जो है ये बेहोशी की हालत में आ जाए, और फिर इसको अपने हाथों से हम काटेंगे। तो पहले तो भारमली मां, अब जैसे मान लो आप आपके मन में किसी के लिए प्रेम है, आप किसी को पसंद करते हो और आपने उससे वादे कर रखे हैं मैं तेरे से शादी करूंगा, बस सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने दे तू। वो भी आपसे वादा कर रही है, फटाफट मेरे सैया मेरे साजन तुम फटाफट सिलेक्शन करवाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हूं। और आपको पता है कि आपके जो घर वाले हैं वो मानेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो जाति है वो अलग अलग है, मान लो। तो अब आपके जब घर वालों को ये चीज पता चली और आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, तब आपके घर वाले आपको बिठाएंगे, अगर सही घर वाले हैं, देखिए वैसे
अगर लड़का लड़की सही हो तो मेरा ये मानना है कि माता पिता को विवाह के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर लड़का सही है या लड़की सही है, अच्छे घर से है और अच्छे गुण हैं, तो फिर जाति बंधन जैसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। हालांकि आज भी लोग मानते ही हैं, जाति से बाहर करने में उनको लगता है कि नहीं, हम समाज से बाहर हो जाएंगे, जाति बिरादरी से बाहर हो जाएंगे, समाज क्या बोलेगा क्या नहीं। तो अब आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, घर वालों को पता चला कि भैया इसकी जिससे शादी कर रही है वो तो दूसरी जाति की है। तब आपके घर वाले अब मिलके, अगर उनको नहीं करना है विवाह है, तो आपको प्यार से समझाएंगे और आपका ब्रेन वॉश करेंगे। आपके जो जानकार हैं रिश्तेदार वो और आ जाएंगे और रोज आपका ब्रेन वॉश करेंगे, अरे तुम क्या कहाँ किसके चक्करों में पड़ गया, वो लड़की तो ऐसी है, तू देख तू कितना योग्य है, तेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, उसका तो हुआ ही नहीं। और तू जो अब है ना, अच्छा मान सम्मान से शादी करेंगे, पूरे गांव वाले आएंगे, पूरे इतने लोग हमारे आएंगे, सबको हम क्या मुंह दिखाएंगे। फिर माँ का सहारा लेंगे, वो तेरी माँ देख बीपी की गोलियां खा रही है, कैसी हालत हो रही है, बेचारी रो रही है, कल से खाना नहीं खाया, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो एक बार आपका दिमाग घूम जाएगा और आपको लगेगा ठीक है चलो कर लेते हैं घर वालों की खुशी के लिए। एक बार शादी कर ली, एक दिन के लिए आप दूल्हा बन गए, दूल्हे राजा। राजा एक दिन का ही बनता है, दूल्हा जो होता है दूल्हे राजा। शादी वादी हो गई, कुछ दिनों में जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। तब आपको याद आएगा, अरे यार ये गड़बड़ हो गई जिंदगी में। तो अब यहां ये स्थिति जो है ये भारमली है। इसका सबने मिलकर ब्रेन वॉश कर दिया, इसको समझाया कि तू क्या है, देशभक्त है और अपना बलिदान, तेरे प्यार की कुर्बानी, तेरे प्यार का बलिदान तुझे करना पड़ेगा। और भारमली इनकी बातों में आ गई। शाम को वो रणमल फिर से आया साहब। अब आज भारमली पिला रही है, पियो हुक्म पियो। रणमल कह रहा है ला भारमली पिला और पिला। अरे भारमली आज तो तू बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी लग रही है, बड़ी खुश है। अरे हुक्म, बस आप पूछो मत, आप तो पिए जाओ। तो उसमें हल्का विष होता है। रणमल जो है वो पीते 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 हाथी की तरह, ऊंट की तरह फैल जाता है और बेहोशी की हालत में आ जाता है। अब इतने बड़ा जो खाट था उस पर लेट गया रणमल, गिर गया, नीचे पड़ा रहा। तो अब कुंभार, ये चुंडार, ये सब बाहर निकल के आते हैं, सैनिक वगैरह, और सबसे पहले इस हाथी को बांधते हैं कि कहीं ये उठ नहीं जाए। अगर उठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो बांधने के बाद में अचानक फिर इस पे हमला करते हैं। और फिर भी इतिहासकार ये लिखते हैं कि रणमल जो है वो पूरी तरीके से भी बेहोश नहीं हुआ था, थोड़ी अर्ध बेहोशी की सी हालत में था। वो उठ जाता है और उस अर्ध बेहोशी की हालत में भी कम से कम 27-28 सैनिकों की वो हत्या कर देता है, भिड़ा भिड़ा के। मतलब उनको मार मार के ऐसे, इधर मारा, जो उस माचे के साथ बंधा हुआ था, बंदे में भिड़ भिड़ के वो 27-28 सैनिकों को मार गिराता है। लेकिन अंत में उस पे जो है उसको मार दिया गया और उस रणमल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। अब उसको मार देते हैं। रणमल को जब मार दिया तो अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था जो कुंभा है वो किस चीज में यकीन रखता था, समस्या को जड़ से खत्म करने में यकीन रखता था। तो अब इस चित्तौड़ के अंदर इस रणमल का बेटा भी है छोटा सा, जिसका नाम है जोधा। और ये वही जोधा है जो आगे किसकी स्थापना करेगा, जोधपुर नगर की स्थापना करेगा 1459 में। तो 1438 में रणमल की हत्या हो गई। मैंने आपको बताया 1437 में सारंगपुर का युद्ध, युद्ध के बाद में ये इस तरह की बातें होती है ये सारी, और 1438 के अंदर ये रणमल की हत्या कर देते हैं। अब और जिस टाइम रणमल की हत्या हो रही थी, तो उस टाइम ये जो गीत गाने वाले जो होते हैं, जैसे भाट चारण, ये जो होते हैं, ये जोर जोर से गीत गाने लगे। किसको बचाने के लिए, जोधा को, कि भाग रे जोधा रणमल मार्यो जाए, भाग रे जोधा रणमल मार्यो जाए। क्योंकि सब जानते थे कि जो कुंभा है वो समस्या को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखता है। उसने रणमल की जब हत्या कर दी है तो वो पक्का जोधा को भी मारेगा। जोधा अपनी जान बचा के यहां से और अपने सैनिकों के साथ और राठौड़ सरदारों के साथ यहां से क्या हो जाता है, 9-2-11। पहले तो भाग के गया मंडोर की तरफ, पर देखा कि वो पीछे पीछे आएगा यहां पे। यहां से भाग करके बीकानेर की तरफ चला जाता है और बीकानेर में गांव पड़ता है काहुनी गांव। इस कहानी जाकर में गांव में जाकर के कहीं छिप जाता है। और जो ये कुंभा है ये इसको ढूंढने के लिए भेजता है चुंडा को, और चुंडा जाता भी है, मंडोर तक जाता है, आसपास ढूंढता है, लेकिन ये जो है ये हाथ नहीं लगता। तो कहां तो ये देखेगा 1437 तक ये हालत हो रही थी
कि एक तरह से मंडोर और मेवाड़ पर ही अप्रत्यक्ष रूप से, मंडोर पर तो डायरेक्ट यानी मारवाड़ पर, और इधर प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मेवाड़ पर किसका शासन था? रणमल का, एक तरह से। और कहां 1438 में रणमल की हत्या होते ही राणा कुंभा पूरी तरह से एक स्वतंत्र शासक के रूप में सब कुछ अब इसी का, और मंडोर पर भी अधिकार किसका हो गया? राणा कुंभा का। एक साल पहले इसके पास इतना बड़ा साम्राज्य हो रहा था, और अब एक साल बाद में पूरा यह साम्राज्य किसका हो गया? एक तरह से राणा कुंभा का। और मंडोर पर भी किसका अधिकार हो गया? राणा कुंभा का अधिकार हो जाता है। अब कुंभा का अधिकार हो गया, अभी भी कुंभा ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं कि उसको छोड़ना नहीं है। किसको? जोधा को। जहां मिले वहीं काट गिराओ उसको। एक महिला अभी भी जिंदा है यहां पे, जिसका नाम है हंसाबाई। अब आप जानते हैं कि हंसाबाई, इधर इसका भाई था रणमल, हंसाबाई का बेटा था मोकल, मोकल का बेटा है कुंभा। तो कुंभा इस हंसाबाई का क्या लगा? पोता लगा। हंसाबाई अभी भी जिंदा है, चुंडा भी अभी भी जिंदा है। इधर जो रणमल है इसका बेटा है जोधा। अब इधर क्या होता है, यानी हंसाबाई का एक तरफ तो पोता है कुंभा, और एक तरफ जो है वो हंसाबाई का ये भतीजा है। कौन? जोधा। तो अब जोधा जो है वो हंसाबाई को लेटर लिखवाता है, इसको लगता है कि एक हंसाबाई है जो इसको बचा सकती है, और इसको कहता है कि बुआ प्लीज समझाओ अपने पोते को, क्यों मेरे पीछे, मैं क्या मारूंगा उसको, मैं खुद मरा पड़ा हूं, मेरी जान के लाले पड़े हैं। सॉरी बुआ, प्लीज अपने भतीजे को, अपने जो पोता है उसको समझाओ, प्लीज मुझे ना मारे। हंसाबाई के प्रयासों से 1452-53 के आसपास, 1452-53 के आसपास आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल माना आवड़ा और बबूल, आवल बावल की संधि। यहां ये जो पाली के आसपास के ये क्षेत्र था कि भाई आंवले और बबूल का इधर का क्षेत्र इसका हो गया, इधर के पेड़ों का क्षेत्र इसका है। तो 1452-53 में आवल बावल की संधि होती है। किसके बीच? राणा कुंभा के बीच और जोधा के बीच, राणा कुंभा और जोधा के बीच। और जोधा को उसका खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही जोधा जो है वो अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, अब अगर ये इधर ये जाके, अगर ये बीकानेर में छिपा था काहोनी गांव में, तो ऐसा थोड़ी अकेला समय निकाल रहा था भाई, इसका विवाह तो वही था, शादी तो करते ही थे। तो जोधा की बेटी होती है श्रृंगार देवी, क्योंकि 1438 से ये अपनी जान बचा के भाग रहा है, और कहां 1452-53 का समय आ चुका है। तो ये अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह है राणा कुंभा का बेटा जो होता है राय सिंह, जो है राय सिंह, क्या ये रायमल, किसी का राय सिंह भी बोल देते हैं, रायमल ज्यादा सही है, रायमल। और ये रायमल वही है जो किसका पिता है? राणा सांगा का। हालांकि सांगा की माता यहां अलग है, राय सिंह की दूसरी रानियों से उत्पन्न संतानें थी। तो श्रृंगार देवी का जो विवाह किससे हो जाता है? इस रायमल के साथ हो जाता है, और आपस में अब ये क्या बन गए? समधी बन गए। तो ये एक तरह से राजनीतिक विवाह था। राजनीतिक विवाह का मतलब था कि अब दोनों समधी बन गए, तो अब एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, एक दूसरे को जो है वो आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये जो है ये राणा कुंभा से यहां संबंधित है। और इसके अलावा देखिएगा एक और घटनाक्रम आता है, गुजरात और इधर ये मालवा। अब मालवा का सुल्तान जो महमूद खिलजी था, वो जो राणा कुंभा है इनको हरा नहीं पाया था। ये अभी भी कोशिश कर रहा है कि मैं अकेला नहीं हरा पाया, तो मैं गुजरात का जो सुल्तान है कुतुबुद्दीन, उसके साथ मैं मिल करके और राणा कुंभा को पराजित करते हैं। तो 1456 के अंदर चंपानेर की संधि होती है। किसके बीच? गुजरात का कुतुबुद्दीन और मालवा का महमूद खिलजी प्रथम। दोनों ने मिलकर प्लान किया कि मिलके मैं इधर से आक्रमण करूंगा और तू इधर से आक्रमण करना, और दोनों मिलके राणा कुंभा को पराजित करेंगे, और राणा कुंभा का जो ये मुल्क है, ये देश, वो अपने आधा आधा बांट लेंगे। पर इनके ऐसा करने से, सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आगे कौन बैठा है? शेर बैठा है। कौन? राणा कुंभा। तो ये दोनों मिलके जो है वो राणा कुंभा पर आक्रमण करते हैं दोनों तरफ से, अगले साल ही 1457 में। और इस युद्ध को बदनौर का युद्ध कहा जाता है। बदनौर भीलवाड़ा में स्थान है। दोनों तरफ से ये आक्रमण करेंगे, लेकिन राणा कुंभा दोनों की सम्मिलित सेना को जो है वो पराजित कर देता है।
तो राणा कुंभा एक अजेय योद्धा है, एक बात ध्यान रखिएगा। यानी राणा कुंभा ने अपने जीवन के 35 साल जो शासन किया, उसमें राणा कुंभा ने कभी भी हार नहीं देखी, राणा कुंभा को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये राणा कुंभा के जीवन में युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, कुछ बातें थी, कुछ संधियां थी। अब जो है वो नेक्स्ट राणा कुंभा का स्थापत्य कला, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। तो वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ये पूरे टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो फैक्ट फैक्ट है। जैसे ये चीज ये बनाई, यहां इसने ये बनाया, ये इसने बनाया, तो वो चीजें आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और पढ़ने में भी बहुत आनंद आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।